After the discussing of this question, we are going to discuss about the limitation of Bohr's model. भाई देखो, बोर मॉडल के कुछ अचीवमेंट हैं तो इनके कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, और वो लिमिटेशंस क्या हैं? तो पहला लिमिटेशन ये है कि दिस थ्योरी could not explain the atomic spectra of the atoms containing more than one electron, या हम इसको कह सकते हैं कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन। अभी इन्होंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम मीन्स He+ और लिथियम 2+, इस पर डिस्कस हुआ था। मीन्स दो या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो गए तो उस पर ये थ्योरी वहाँ पर फेल हो जाती है। सेकंड इनका पॉइंट ये था कि बोर्स थ्योरी predicts only one spectral line for the electronic transition between two energy level. However, if examined carefully, अगर ढंग से एग्जाम किया, इसे पता किया गया, तो ये बताया कि certain single lines are found containing a number of finer line. बहुत सारी लाइंस हैं जो दिखाई दी जब इसे एग्जामिन किया गया बाद में, तो यहाँ पर ये फेल हो जाता है। ठीक, थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया, थर्ड इनका ड्रॉबैक क्या है कि this theory could not offer any satisfactory explanation for Zeeman effect and Stark effect. अब देखो यहाँ पर दो वर्ड आए, ये जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, ये दोनों क्या होते हैं? तो देखो इसे आप लोग समझ लेना। जीमन इफेक्ट क्या होता है? द splitting of lines in the magnetic field is called Zeeman effect. ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन का स्प्लिट करना किस में? मैग्नेटिक फील्ड में क्या कहलाता है? जीमन इफेक्ट। और वहीं अगर बात करें स्टार्क इफेक्ट, तो ये क्या होता है? द स्प्लिटिंग
of lines, the splitting of lines in electric field is called Stark effect. और ये जो थ्योरी है इनकी, बोर की थ्योरी है, वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन इन दो इफेक्ट्स के बारे में नहीं देता है. फोर्थ पॉइंट इज according to Bohr theory, an electron follow a fixed circular path with definite energy. और यही रीजन है कि thus both its position and direction can be well defined. ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू बोर, बट यहीं पर आ गया डी ब्रोगली. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली और डी ब्रोगली को हम लिखते डी ब्रोगली हैं, लेकिन एक्चुअल में हम इसको पढ़ते क्या हैं, डी ब्रॉय. अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय एंड हाइजेनबर्ग, according to de Broglie and Heisenberg, an electron has both wave and particle nature, which is की जरूरत ही नहीं है, पार्टिकल नेचर. यहाँ से इन्होंने ये इसको खारिज किया कि नहीं, आप जो बता रहे हो तो यहाँ तो ठीक है, पार्टिकल नेचर ये शो करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है, और इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है. ये इन लोगों ने साबित कर दिया. तो यहाँ से इनकी कहानी खत्म हो जाती है. तो इसके बाद में आते हैं कौन, डी ब्रॉय. ठीक है, तो जो डी ब्रॉय का कंसेप्ट आता है इसके बाद डी ब्रॉय इक्वेशन, या इसी को हम कहते हैं कि डुअल नेचर ऑफ मैटर. यहाँ तो डी ब्रॉय ने ये बता दिया कि भाई जो आप इलेक्ट्रॉन को बता रहे हो कि डुअल नेचर शो करते हैं, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, लेकिन डी ब्रॉय और हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, बट यहाँ हम लिख सकते हैं कि बट मैटर ऑल्सो शो क्या, डुअल नेचर. अब मैटर भी ऑल्सो डुअल नेचर शो करते हैं, तो यहाँ पर बोर मॉडल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है. अब आगे आता है डी ब्रॉय कंसेप्ट. तो डी ब्रॉय ने क्या बताया था कि कोई भी मैटर हो, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं बल्कि कोई भी मैटर है वो डुअल नेचर शो करता है. तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया. क्या किया कि डी ब्रोगली, हम लिख लेते हैं कि डी ब्रोगली या डी ब्रॉय मेंशन द
equation by combining the two relations. वो रिलेशन क्या था कि वी नो दैट लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये हमें पता है। लेमडा इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन एम वी। अब ये आया कहाँ से? एच अपॉन एम वी। तो यहाँ आता है डेरिवेशन। कैसे इन्होंने निकाला, कौन कौन से दो इक्वेशन थे जिसे इन्होंने कंबाइन किया। तो वी नो दैट E इक्वल टू एच न्यू, ये हमें पता है। और एच न्यू इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लेमडा, ये अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, ये आपको याद होगा। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इन्होंने दिया था इक्वल टू एच अपॉन न्यू, और एच अपॉन न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या दिया कि E इक्वल टू क्या होता है? एम सी स्क्वायर होता है। इन दोनों को अगर हम कोरिलेट करते हैं, इफ वी ज्वाइन बोथ इक्वेशन, व्हाट वी गेट हियर, अकॉर्डिंग टू बोथ इक्वेशन एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा। और ये हुआ तो यहाँ से हम, सॉरी दिस इज एच सी नॉट लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इक्वल है एच सी अपॉन लेमडा के और ई इक्वल है एम सी स्क्वायर के। तो जब दोनों ई इक्वल है एच सी अपॉन लेमडा और एम सी स्क्वायर के, तो एच सी अपॉन लेमडा इज ऑल्सो इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। देन लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ। एच अपॉन एम सी हो जाएगा, होगा। सी सी कैंसिल हो जाएगा, एच अपॉन एम सी, हाँ, एच अपॉन एम सी। अब बताओ यहाँ से क्या होता है कि आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ हमें दिखाई देता है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन एम बी, यहाँ से एच अपॉन एम बी होगा। वे सी इज, देखो एच इक्वल टू क्या है यहाँ? प्लैंक्स कांस्टेंट। एम क्या है? मास ऑफ मूविंग पार्टिकल या मैटर। वी क्या है? सॉरी सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर इस इक्वेशन को अभी हटाओ, अगर हम मान लें, ये देखो ये इक्वेशन एक्चुअल में v आया कहाँ से, ये एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। h अपॉन एम सी तो हो गया यहाँ तक। अगर मान लो कि इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग मटेरियल, भाई यहाँ तो c स्पीड ऑफ लाइट है ना। अगर मूविंग मटेरियल किसी, हम किस पर बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ मैटर पर, ठीक है। तो यहाँ मूविंग मटेरियल का अगर वेलोसिटी v हो गया, तब क्या होगा? लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच अपॉन एम वी आ जाएगा। और एम वी इज इक्वल टू क्या होता है? पी, मीन्स एच अपॉन पी। हम इसी को लिख सकते हैं कि वेव नेचर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेव नेचर इज इक्वल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पार्टिकल नेचर।
वेव नेचर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पार्टिकल नेचर। इन्होंने क्या बताया कि द वेव एंड पार्टिकल nature of the moving material are inversely proportional to each other। ठीक, अब यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक में E इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv² होगा। अब बताओ अगर 2m से मल्टीप्लाई कर दें 2me, तो क्या होगा, हाफ mv² मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई 2m से अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो 2me इक्वल टू क्या हो जाएगा, m² v² होगा। तो बताओ mv m² v² इक्वल टू 2me, यहाँ mv इक्वल टू क्या होगा, √2me होगा। अब इसी को डी ब्रॉय वेवलेंथ से अगर हम कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर mv इक्वल टू √2me विथ डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट, या डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट नहीं, वेवलेंथ लिख लो, वेवलेंथ। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ से अगर कंसीडर करें तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन mv। तो ये कितने इक्वल हो जाएगा, mv की जगह √h अपॉन √2me, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2